लेट्स फाइट बयानबाजी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राजनीति को लंबी मैराथन करार देते हुए कार्यकर्ताओं से स्टेमिना बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं है बल्कि लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, स्टेमिना का टेस्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी बन सकता है, प्रमोद सावंत बन सकता है, हमारे सारे मंत्री अगर बन सकते हैं तो इन्हीं लोगों के बीच में से आके बनते हैं। इसलिए मित्रों, अपने बूथ को मजबूत करने की काम पर हम लोग करेंगे। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं मित्रों कि राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जिसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, स्टेमिना का टेस्ट होता है। और हम सबको अपने स्टेमिना के साथ काम करना है। हमको भाजपा को, अपने देश को, अपने राज्य को निरंतर विकास की पटरी पर आगे रखना है तो हम सबको भी अपने कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जेफरी एप्स्टीन की कथित ईमेल का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर दावा किया है कि एप्स्टीन ने लिखा था कि मोदी ने उनकी सलाह मानकर इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के हित फायदे के लिए नाचे गाए और यह कामयाब रहा। एप्स्टीन फाइल्स में यह संदेश हाल ही में सामने आया है, जिसके बाद खेड़ा ने पीएम से सफाई मांगी है कि एप्स्टीन की सलाह क्यों ली गई। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय ने जेफरी एप्स्टीन की कथित फाइल्स से जुड़े ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने एप्स्टीन फाइल से एक ईमेल संदेश देखा है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके 2017 के इजराइल दौरे का जिक्र है। पीएम ने जुलाई 2017 के आधिकारिक इजराइल यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी सारी बातें एक दोषी अपराधी की कल्पनाएं हैं। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ स्नान को लेकर योगी सरकार पर लालच देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लालच दिया गया कि स्नान कर लीजिए, हम फूल बरसाएंगे, अगले वर्षों के लिए एसओपी बना देंगे और चारों शंकराचार्यों के लिए भी एसओपी तैयार कर देंगे। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसी सभी बातों को सिरे से नकार दिया है। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर राज्य में गुजरात की फर्मों को ठेके देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के व्यापारी 2 साल से शिकायत कर रहे हैं कि गुजरात की फर्मों और ठेकेदारों को लगातार ठेके दिए जा रहे हैं। यह किसे खुश करने का कवायद है, सब जानते हैं। इसी से फर्जीवाड़े पनप रहे हैं। गहलोत ने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए 456 करोड़ रुपए के सोलर टेंडर और 46 करोड़ रुपए एडवांस के मामले को भाजपा सरकार के संरक्षण में पनपे घोटाले का प्रतीक बताया है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा गरीब को 1000 रुपए पेंशन देने में भौतिक सत्यापन करती है, लेकिन फर्जी गुजराती फर्म को बिना तकनीकी जांच के इतनी बड़ी राशि दे देती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि खेती को खेतों में जाकर समझा जा सकता है। चौहान ने किसानों की समस्याएं सुनी और कृषि विकास के लिए योजनाओं पर चर्चा की। तो हम 2-2.5 लाख रुपया पर एकड़ कमा सकते हैं। जी तो सब हम लोगों ने बीएससी किया हुआ है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के अंदर में, और हम सभी इसी फील्ड में गवर्नमेंट मेरी विभाग के लोग हैं।
आपकी? यहाँ 33 एकड़ में यहाँ पॉली हाउस है, केवल नर्सरी। केवल नर्सरी। ये बैगन का रूट स्टॉक है, सोलमेल वैरायटी के नाम से आता है। ये टमाटर यहाँ जो साहो चलता है 32 गाँव, ये इस पर ग्राफ्ट करते हैं बैगन। असर बताइए ताकि मैं भारत में किसानों को और बता सकूँ। ये सॉइल में मृदा जनित जो रोग होते हैं उसके प्रति वैरायटी सहनशील रहती है। ग्राफ्टिंग में खर्चा कितना पड़ता है? लगभग 10 रुपये का आसपास का खर्चा आ जाता है एक पेड़ में। तैयार। ये केले के पौधे। टिश्यू कल्चर में क्या क्या करते हैं? सर अभी बनाना कर रहे हैं और अभी नया प्रोडक्ट डेट फार्म कर रहे हैं। अच्छा, डेट में लगभग कितने दिन रखना पड़ता है? झिल्ली के अंदर सर 4 से 5 दिन का प्रक्रिया है। उसके बाद धीरे धीरे झिल्ली को हमको हटाना है ताकि अंदर का जो एक साथ ही हटा दें। जी। अभी इसमें पानी देने की जरूरत नहीं? पानी 12 महीना चलता है पर कम मात्रा में चलता है। अभी कितना देना पड़ता है? अभी लगभग हम ऑल्टरनेट डेज पे सर 6 से 8 हज़ार लीटर के आसपास ऑल्टरनेटेड। ये ड्रिप से दे रहे हैं? ये अभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, दुनिया में कई जगह से दिखाया। सर हम दूसरी कंट्रीज़ में भी देखते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं। तो उसका बैंगलोर में जो संशोधन केंद्र है उनसे, वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी सलाह मशवरा करते हैं और यहाँ पे ट्राई। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की तारीफ करते हुए खजूर, केले, गन्ने का और ब्लूबेरी खेती को फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा है कि खासतौर पर ड्रैगन फ्रूट कमाल कर रहा है। अब यहाँ तो खजूर की खेती, केले की खेती, गन्ने की खेती, कपास की खेती, ब्लूबेरी हो रही है। पत्रकार मित्रों, ब्लूबेरी में देख के आया हूं। ड्रैगन फ्रूट, ये ड्रैगन फ्रूट भी हमारे यहाँ कमाल कर रहा है, तो उसको भी मैं देख के आया हूं। और मैं पूरे विश्वास के साथ जो चर्चा हुई है, मैं कहता हूं कि यहां हम धान की या परंपरागत खेती में 40,000 35,000 रुपया पर एकड़ बचा पाते हैं। वहां फल और सब्जियों की खेती में मुझे किसानों ने बताया कि 2 लाख रुपया पर एकड़ तक शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। बोलो भाई, सही बात है कि नहीं? जो खेती कर रहे हैं वो बताओ, सही बात है कि नहीं? तो ये अभी कम लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा किसान इस दिशा में आगे बढ़े और इसके लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो कदम जरूरी है, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ अभी बैठक है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यही है, मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक है। हम उन सारे उपायों को करने का काम करेंगे। अभी चर्चा बातचीत में आपने कई तरह की ड्राई पोर्ट की बात आई कि चाहिए, आपने आधुनिक मंडी की बात कही, अभी आपके ज्ञापन में दिया। वैसी मंडी चाहिए ताकि हाईटेक मंडी। उत्तर प्रदेश में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह उर्फ पिंकी चौधरी ने ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने गाजियाबाद में कहा है कि चौथा बच्चा पैदा करने वाली हिंदू महिला को 21,000 रुपये और 5वां बच्चा पैदा करने पर 31,000 रुपये नकद पुरस्कार मिलेंगे। चौधरी ने कहा है कि हम हिंदू जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से एक बात कहनी चाहता हूं कि आज हमारे परिवार 1-1, 2-2 बच्चे कर रहे हैं, वो हमारे भारत के लिए आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। और ये मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता इस भारत को कब्जा करने की है और सनातन धर्म को समाप्त करने की है। तो मैं अपने सभी हिंदू परिवारों से ये कहना चाहता हूं, जो सोच रहे हो कि आर्थिक परेशानी उसे है, तो मैं एक बात कहता हूं, जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रुपये हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए, हिंदू रक्षा दल कार्यालय से। और 5वां करेगा तो उसको 31,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये हमारे सूरज भाई हैं, सूरज पंडित जी, इन्होंने इस देश की चिंता करते हुए इन्होंने मुझसे कहा है कि भैया हमारे हिंदू परिवार जो कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, तो आप एक घोषणा करो। तो मैं सूरज भाई की तरफ से एक घोषणा कर रहा हूं। तो ये घोषणा ये है कि आप चौथे बच्चे पर 21,000, 5वें बच्चे पर 31,000 हम देंगे। अगर किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई करने में दिक्कत आती हो, क्योंकि बहुत कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाएगा कौन, कैसे करेगा, तो मैं उसे कह रहा हूं चौथे और 5वें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी
हम लोग करेंगे, लेकिन आप परिवारों को कमजोर मत करो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर VBG रामजी के जरिए पंचायतों की शक्तियां छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा ने पंचायतों को अधिकार दिए और गांवों को रोजगार की गारंटी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका नाम बदला और पंचायत प्रधानों की शक्तियां छीन ली हैं। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए, वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले, और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहाँ घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें रोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों को सत्ता के दलालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने राशन कार्ड बनाने के नए नियम लागू करने को गरीब विरोधी साजिश बताया है। और देखिए, 2 दिन से हमारे विधायक साथी संजीव भाई और कुलदीप भाई इसके ऊपर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबारों ने नहीं छापा क्योंकि मन नहीं करता छापने का। क्या छापना, सरकार के खिलाफ कैसे छाप दे, ऐड बंद हो जाएंगे। हिंदी अखबार बेचारे छाप देते हैं छोटा सा, अंग्रेजी अखबारों के पास 20-20 पन्ने होते हैं तब भी नहीं छाप रहे। 2 दिन से प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि सिलसिलेवार सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप करप्शन के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। क्या खोजा? सबसे पहले किया कि भाई जो राशन के तो दफ्तर हैं, जहां पे आदमी का अगर राशन कार्ड कटेगा तो कहां जाएगा, वो राशन के दफ्तर में जाएगा जो उसकी असेंबली में राशन का दफ्तर है। उन दफ्तरों को बंद कर दिया गया ताकि अगर आपका राशन कट गया तो भटकते रहो, मिलेगा ही नहीं राशन, राशन का दफ्तर ही नहीं मिलेगा, FSO ही नहीं मिलेगा, ढूंढते रहो। दलालों के पास जाओ, सत्ता के दलालों के पास। हर मोहल्ले में सत्ता के दलाल बन गए। FSO के दफ्तरों को गायब कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एक तरफ रेखा गुप्ता कह रही है हम नए नए दफ्तर खोलेंगे, हम मिनी सेक्रेटेरिएट बना देंगे दिल्ली में 13 जगह सरकार चलेगी। अरे शर्म करो, जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो तुमने बंद कर दिए, जो राशन के दफ्तर थे, FSO के दफ्तर थे, वो तुमने बंद कर दिए। तुम क्या खाक करोगे? पहले सिलसिलेवार तरीके से राशन के दफ्तरों को बंद किया गया, फिर 8,27,000 लोगों के राशन कार्ड कैंसिल करने के उनको SMS कर दिए गए। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.